तो आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो किसी पुरानी भूता हवेली की नहीं बल्कि एक आधुनिक अस्पताल के एक बंद कमरे की है। कमरा नंबर 307। हाँ, कहानी का नाम है कमरा 307 का निवासी। और हमारी आज की बातचीत का मकसद सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना है। बिल्कुल, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कहानी एक सीधे साधे भूत के डर से कहीं आगे निकल जाती है और हमारी पहचान हमारे अकेलेपन के डर पर चोट करती है। और देखिए, कहानी की शुरुआत होती है हॉरर के उन सभी क्लासिक मसालों के साथ जिन्हें हम जानते हैं, मतलब एक पुराना बदनाम अस्पताल, एक कमरा जिस पर हमेशा ताला लगा रहता है और एक नया सिक्योरिटी गार्ड जिसे वहां के राज नहीं पता। एक तरह से ये किसी अनहोनी के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार करने जैसा है। सही कहा। और इस कहानी का किरदार है आरव, एक नौजवान जो अपनी पहली रात की सिक्योरिटी ड्यूटी पर है। हमेशा पहली रात ही क्यों होती है? हाँ, और उसकी पहली ही रात उसे उस जगह ले आती है जहां कोई नहीं जाता, कमरा नंबर 307 के सामने। तो चलिए इस अस्पताल के गलियारों और आरव के दिमाग की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर छुपा क्या है। तो आरव अपनी ड्यूटी शुरू करता है। वो रजिस्टर चेक करता है जिसमें साफ साफ लिखा है कि कमरा 307 दशकों से खाली है। मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड तो यही कहता है। बिल्कुल, लेकिन फिर उसकी नज़र सीसीटीवी मॉनिटर पर पड़ती है और यहीं से आप कह सकते हैं गड़बड़ शुरू होती है। उसे स्क्रीन पर कुछ दिखता है। हाँ, उसे स्क्रीन पर कमरा 307 के अंदर बेड पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है, एक धुंधली सी सिलुएट जो पत्थर की तरह बेजान बैठी है। और यहीं पर कहानी का पहला मनोवैज्ञानिक होक आता है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। देखिए, सीसीटीवी कैमरे तो सच दिखाने के लिए होते हैं ना, सुरक्षा के लिए। हाँ, वो हमारी आंखों का ही एक एक्सटेंशन है। बिल्कुल, लेकिन क्या हो जब वही टेक्नोलॉजी आपको कुछ ऐसा दिखाए जो मुमकिन ही नहीं है, या हकीकत के दो वर्जन बन जाते हैं। एक जो कागज पर है यानी रजिस्टर, और दूसरा जो आरव अपनी आंखों से देख रहा है। और वो किस पर यकीन करे? इसी उलझन में वो फौरन अपने सीनियर को वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करता है। सर, कमरा 307 में कोई है? और उसे जो जवाब मिलता है वो उसकी उलझन को डर में बदल देता है। हाँ, सीनियर की आवाज आती है, ये मुमकिन नहीं है आरव। उस कमरे में जो आखिरी मरीज था उसकी मौत 3 साल पहले उसी बेड पर हो गई थी। ये एक क्लासिक हॉरर तकनीक है। यहाँ किरदार को अपनी ही आंखों और दिमाग पर शक होने लगता है। डर अब सिर्फ उस कमरे में नहीं है, डर अब आरव के अंदर है। क्या वो जो देख रहा है वो सच है, या फिर नींद की कमी और नई नौकरी का तनाव उसके साथ कोई खेल खेल रहा है। ये कहानी का वो पहला कदम है जहां बाहरी डर अंदरूनी शक में तब्दील हो जाता है। और ये शक बहुत जल्दी ही खौफ में बदल जाता है, क्योंकि इसके ठीक बाद स्क्रीन पर वो आकृति बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाती है और सीधे कैमरे की लेंस में देखने लगती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो स्क्रीन के पार सीधे आरव की आंखों में झांक रही हो। ये कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहीं पर नियम बदल जाते हैं। अब तक आरव उसे देख रहा था, वो एक ऑब्जर्वर था, सुरक्षित था। लेकिन इस एक पल में वो चीज आरव को देखने लगती है। शिकार और शिकारी की भूमिका पलटने लगती है। स्क्रीन जो उन दोनों के बीच एक सुरक्षित दीवार थी, वो दीवार टूट जाती है। हाँ, वो कांच की तरह पारदर्शी हो जाती है। वो सुरक्षा का एहसास खत्म हो जाता है। और ये एहसास कि वो अब सुरक्षित नहीं है और भी पुख्ता हो जाता है जब ठीक उसी पल आरव को अपने कंधे के ठीक पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या? अगर वो मुझे देख सकता है तो तू भी मुझे देख सकता है। ओह, ये तो बहुत ही खतरा अब सिर्फ स्क्रीन पे नहीं है, वो उसके कंट्रोल रूम में, उसके पर्सनल स्पेस में आ चुका है। बिल्कुल। इसे हॉरर में कंटेनमेंट ब्रीच कहते हैं, मतलब खतरे का अपनी तय सीमा को लांघ जाना। जब तक वो चीज कमरे में थी वो उस जगह की समस्या थी। हाँ, अस्पताल की। और ये फुसफुसाहट इस बात का सबूत है कि वो अब उस कमरे तक सीमित नहीं है। वो एक विचार की तरह, एक वायरस की तरह आरव की दुनिया में दाखिल हो चुकी है। और ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। आरव का फोन बजता है। ओके, एक अननोन नंबर से मैसेज आता है और मैसेज में लिखा है, मैं कमरा 307 में नहीं हूं, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। क्या? और जब घबराकर आरव फर्श पर अपनी परछाई देखता है तो उसे अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई दिखाई देती है। एक ऐसी परछाई जो हिल नहीं रही थी। ये बहुत ही शानदार विजुअल है। परछाई हमारी पहचान का सबसे बुनियादी हिस्सा होती है, वो हमसे जुड़ी होती है।
हाँ, हमेशा। लेकिन यहाँ एक ऐसी परछाई है जिसका कोई शरीर नहीं है, या शायद उसका शरीर अदृश्य है। ये इस बात का संकेत है कि अब वो शक्ति सिर्फ महसूस नहीं हो रही, बल्कि वो एक तरह का फिजिकल रूप ले रही है। बिल्कुल, वो आरव के और करीब आ गई है। और अगले ही पल जब वो वापस मॉनिटर पर देखता है तो कमरा 307 खाली हो जाता है और उसके कान के पास फिर वही फुसफुसाहट आती है, अब मैं यहाँ हूँ। उफ, लेकिन इसके बाद जो होता है वो डर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। कंट्रोल रूम के सारे कैमरे बंद हो जाते हैं। सारे? हाँ, सिवाय एक के, कमरा 307 का कैमरा। हमेशा एक कैमरा काम करता रहता है। ये भी एक क्लासिक ट्रोप है, जैसे वो शक्ति आरव को कुछ खास दिखाना चाहती हो, उसके लिए एक प्राइवेट शो चला रही हो। और उस शो में एक्टर खुद आरव हैं। क्या मतलब? स्क्रीन पर कमरा 307 के अंदर आरव खुद खड़ा दिखाई देता है। वही चेहरा, वही सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी मुस्कान है। वो आरव नहीं था? नहीं। और फिर वो स्क्रीन वाला दूसरा आरव मुस्कुराता है और आरव की ही आवाज में कहता है, तू मेरा कमरा ले चुका है, अब मैं तेरी जिंदगी लूंगा। और यहाँ कहानी एक बहुत ही गहरे दार्शनिक डर की तरफ मुड़ जाती है। ये अब किसी भूत प्रेत या मॉन्स्टर का डर नहीं है। तो ये क्या है? ये अपनी पहचान खोने का डर है। साइकोलॉजी में इसे डोपलगैंगर या हमशक्ल का डर कहते हैं। ये इस बात से जुड़ा है कि हमारा सेल्फ का कॉन्सेप्ट कितना नाजुक है। हमशक्ल का आइडिया इतना डरावना क्यों होता है? किसी मॉन्स्टर से ज्यादा क्यों? क्योंकि एक मॉन्स्टर या भूत दूसरा होता है, वो अदर होता है। हम उसे लड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन एक हमशक्ल हम ही होते हैं। वो हमारी ही तरह दिखता है, हमारी ही तरह बोलता है। हाँ, वो हमारे दोस्तों, हमारे परिवार को धोखा दे सकता है। वो हमारी जगह दुनिया में जी सकता है, जबकि हम कहीं फंसे हुए हैं। वो इस बात का सबूत है कि हम कितने रिप्लेसेबल हैं। ये डर मौत से भी बड़ा है। ये वजूद के मिट जाने का डर है। और ये हमला सिर्फ वजूद पर नहीं, बल्कि आरव की यादों पर भी होता है। वो और ज्यादा निजी हो जाता है जब आरव को अपने लॉकर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, बेटा दरवाजा खोल। ओह नहीं। ये उसकी माँ की आवाज थी, जिनकी मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। जब वो कांपते हाथों से लॉकर के शीशे में देखता है तो उसे अपनी माँ का चेहरा दिखता है, लेकिन वो चेहरा सड़ा हुआ और बिगड़ा हुआ था। ये दिखाता है कि वो शक्ति सिर्फ डराना नहीं जानती, बल्कि वो आरव की कमजोरियों, उसके दुख और उसके अतीत को भी जानती है। वो उसके सबसे गहरे घावों पर हमला कर रही है। ये तो बहुत क्रूर है। हाँ, ये एक बेहद क्रूर मनोवैज्ञानिक चाल है। वो शक्ति ये साबित कर रही है कि मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ, मैं तुम्हारी सबसे दुखती रग जानता हूँ। और तभी उसके फोन पर एक और मैसेज आता है, जो शायद इस पूरी कहानी की सबसे जरूरी लाइन है। क्या? कमरा 307 को एक शरीर चाहिए और तू खाली है। इसका क्या मतलब हो सकता है? तू खाली है? ये लाइन कहानी के पूरे रहस्य को खोल देती है। ये बताती है कि आरव को शायद यूं ही नहीं चुना गया। शायद वो अपनी माँ की मौत के बाद से अंदर से अकेला था, टूटा हुआ था। तो ये उसकी इमोशनल स्टेट की वजह से हुआ? संभव है। कई हॉरर कहानियों और माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि दुख, अकेलापन या किसी तरह का भावनात्मक खालीपन हमें नकारात्मक शक्तियों के लिए ज्यादा संवेदनशील बना देता है, जैसे हमारे अंदर एक खाली जगह हो जिसे कोई भी बाहरी चीज आके भर सकती है। बिल्कुल। मॉडर्न हॉरर फिल्मों जैसे द बाबाडूक में भी यही थीम है, जहां किरदार का अंदरूनी दुख ही बाहरी मॉन्स्टर को अंदर आने का रास्ता देता है। वो शक्ति कह रही है, तुम एक परफेक्ट शिकार हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर लड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसके बाद अस्पताल की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, पूरी तरह अंधेरा। और फिर? और कुछ देर बाद जब इमरजेंसी लाइटें वापस आती हैं तो आरव कंट्रोल रूम में नहीं होता। वो खुद को कमरा 307 के अंदर जमीन पर पड़ा हुआ पाता है। दरवाजा बाहर से बंद है। वो कमरे के अंदर पहुंच गया? हाँ, दीवारों पर हजारों खरोंचों के निशान हैं और फर्श पर धूल में पिछले कई सालों में मरे मरीजों के नाम लिखे हैं। और उस लिस्ट में सबसे आखिर में लिखा है आरव। और साथ में आज की तारीख भी होगी? हाँ, आज की तारीख के साथ। तो कमरा सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये एक शिकारी है, एक जाल है। और वो नाम इस बात का सबूत है कि आरव पहला नहीं है, ये एक सिलसिला है जो सालों से चल रहा है। तभी अंधेरे में से उसके सामने वही दूसरा आरव आता है, लेकिन इस बार उसका चेहरा गल चुका है और उसकी कोई परछाई नहीं है। ओके। आरव चिल्लाता है, तू कौन है? और वो जवाब देता है, मैं वो हूं जो हर उस इंसान से बनता है जो इस कमरे में डर के साथ मरता है। मैं किसी एक की आत्मा नहीं हूं। तो वो कोई एक भूत नहीं है? नहीं, वो कहता है, मैं तुम सबका डर हूं और तेरा डर अब मेरा नया चेहरा है।
ये कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अनोखा रहस्य उद्घाटन है। ये कोई एक आत्मा नहीं है, बल्कि डर का एक सामूहिक रूप है। एक ऐसी शक्ति जो उन सभी लोगों की आखिरी और सबसे तीव्र भावना यानी डर से बनी है। ये तो बहुत ही डरावना विचार है। हाँ, और बहुत ओरिजिनल भी। वो एक इमोशनल पैरासाइट है जो जिंदा रहने के लिए दूसरों के डर को खाता है और उनके शरीर को अपना घर बनाता है। और उसे आरव में वो खालीपन मिला जिसकी उसे तलाश थी। वो शक्ति आरव से कहती है, ये शरीर खाली था, तू अंदर से टूट चुका था। और जब आरव घबराकर फर्श पर अपनी परछाई देखता है तो वहां सिर्फ एक परछाई होती है। और वो उसकी नहीं थी। नहीं, वो उस दूसरे आरव की थी। अदला बदली पूरी हो चुकी थी। पहचान की चोरी पूरी हो गई। असली आरव अब उस कमरे की दीवारों में लिखी एक और कहानी बनकर रह गया, और उसके डर ने उसके हमशक्ल को एक नया ठोस रूप दे दिया। कहानी का अंत बहुत ही ठंडा और परेशान करने वाला है। अगली सुबह अस्पताल में सब कुछ सामान्य है। एक नया सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी पर आता है, जिसका नाम है आरव। हाँ, उसका नाम आरव है। वो मुस्कुराता है, सबसे बात करता है, बिल्कुल नॉर्मल लगता है। बस एक छोटी सी बात अजीब है, उसकी परछाई। हाँ, जब वो कॉरिडोर से गुजरता है तो सीसीटीवी कैमरों में उसकी परछाई कभी नहीं दिखती। शिकार खुद शिकारी बन गया, या यूं कहें कि वो अब उस सिस्टम का एक हिस्सा है। वो अब उस कमरे का एजेंट है जो बाहर की दुनिया में घूम रहा है। ये एक अनथीन सिलसिला है। बिल्कुल। और कमरा 307 अब फिर से खाली है, दरवाजे पर ताला लगा है। वो अपने अगले निवासी का इंतजार कर रहा है। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, बल्कि उस जगह की है जो हमेशा भूखी रहती है। और ये अंत इस बात को और भी डरावना बना देता है कि खतरा टला नहीं है, बस कुछ समय के लिए शांत हो गया है। तो कमरा 307 का निवासी, जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पहचान, डर और हमारे अंदर के खालीपन की कहानी है। ये इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे हमारा अपना दुख और अकेलापन ही हमारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। बिल्कुल। और ये कहानी एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। उस शक्ति ने कहा कि आरव का शरीर खाली था, तो क्या ये हमला सिर्फ एक इत्तेफाक था, या आरव को वाकई उसकी भावनात्मक कमजोरी की वजह से चुना गया था? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या डर कोई बाहरी चीज है जो हम पे हमला करती है, या वो बस हमारे अंदर पहले से मौजूद खालीपन को आकर भर देती है? ये एक परेशान करने वाला ख्याल है। क्या दुनिया में वाकई ऐसी जगहें या शक्तियां हैं जो बस हमारे टूटने का, हमारे हिम्मत हारने का इंतजार कर रही हैं, ताकि वो हमारी जगह ले सकें? हाँ। और अगर हैं, तो हम में से कितने लोग असल में पूरी तरह भरे हुए हैं? या हम सब अपने अंदर एक छोटा मोटा कमरा 307 लेकर घूम रहे हैं जो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है?